Recording in progress. So in morning we have started discussion about thermodynamics और एकदम सिंपल सी बातें थी जिनको अपन मॉर्निंग में डिस्कस कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ पे थर्मोडायनामिक्स का मतलब जो है हमें डिस्कशन करना है रिलेटेड टू हीट वर्क इंटरनल एनर्जी ओनली। और यहाँ पे बेसिक हमारा फोकस होगा कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, एंड वो फॉर्म ऑफ एनर्जी जो भी आता है वो आता है फ्रॉम वर्क डन, यानी कि हम बोल सकते हैं कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में हीट के एक्सचेंज होने से, फ्लो होने से कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो चेंज होती है, वैरी होती है, इसलिए उनको बोला जाता है वेरिएबल्स। तो यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे पहले थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को, जिसका मतलब होगा द फिजिकल क्वांटिटीज विच चेंजेस ड्यूरिंग थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस। एंड यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनमें चेंज ऑकर होता है। फिर हम सिस्टम्स को स्टडी करते टाइम कभी कभी ओपन रखते हैं, कभी क्लोज करते हैं, कभी आइसोलेट करते हैं, कभी वो हेट्रोजेनियस होती है, कभी वो होमोजेनियस होती है। देन हर बार जो थर्मोडायनेमिक स्टेट एक्सप्लेन करने के लिए हमें हेल्प करने वाला जो इक्वेशन है वो रहेगा PV इक्वल्स टू N इंटू R इंटू T। तो डिस्कशन स्टार्ट किया था फ्रॉम जीरो थर्मोडायनेमिक्स स्टेट में कुछ खास एप्लीकेशन है नहीं, लेकिन फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कंडीशन को बेसिक प्रोवाइड करता है। एंड उसी के अकॉर्डिंग अपन इक्विलिब्रियम पे आ गए थे, थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद हमने देखा था थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस को, और इसी प्रोसेस को आज के लेक्चर में अभी हम थोड़ा डिटेल में पढ़ने वाले, ठीक है। इसमें आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, एडियाबेटिक, साइक्लिक, नॉन साइक्लिक एंड क्वाजीस्टैटिक, उसके साथ रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल, ये सारी प्रोसेस अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ इंडिकेटर्स डायग्राम आएंगे, और ये इंडिकेटर डायग्राम में क्या होगा कि जो 3 थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स होते हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, इनमें से दोनों भी, किसी भी दो की जो फिजिकल क्वांटिटीज होगी उनको अपन ग्राफिकली प्लॉट करेंगे, एंड उसके ऊपर से जो भी थर्ड फिजिकल क्वांटिटी होती है उसको अपन कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में हमने वर्क डन बाय गैस कैलकुलेट करने के लिए कंडीशन देखी थी कि यहाँ पे पिस्टन, एंड उसमें अगर गैस है तो वो एक्सपेंशन की वजह से कैसे डिस्प्लेस होता है, एंड यहाँ पे वर्क डन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने प्रेशर, फोर्स एंड एरिया इनका रिलेशन देख के एक इंपॉर्टेंट रिलेशन डेवलप किया था, दैट वाज वर्क डन इज गिवन बाय W is equals to P in dV। और एट द सेम टाइम अगर हमें ग्राफिकल डेटा दिया जाता है तो हमें क्या करना है, इस ग्राफ के अंदर का एरिया कैलकुलेट करना है। अब होता क्या, देखो, जब भी अपन वर्क डन कैलकुलेट करते हैं तो बस एरिया कैलकुलेट करते हैं, एंड एरिया कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, सेम पार्ट विल बी एप्लीकेबल हियर आल्सो। सो उसके बाद में हमने देखा था कि अगर साइक्लिक प्रोसेस होगी तो वहां पे कंफ्यूज नहीं होना है। इन जनरल लगता है कि वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस 0 होगा, लेकिन साइक्लिक प्रोसेस में जो होने वाला वर्क डन है ये 0 नहीं होता है। बस वहां पे डिफरेंस क्या है कि एरिया अंडर द कर्व नहीं लेना है, हमें हमें एरिया इनक्लोज बाय द लूप लेना है। उसमें भी कंडीशन, अगर क्लॉकवाइज लूप कंसीडर कर रहे हैं सो हमें पॉजिटिव लेना पड़ेगा, अगर लूप एंटी क्लॉकवाइज है तो उसको अपन नेगेटिव कंसीडर करेंगे। अगर वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वर्क डन कितना होगा, 0 होगा। वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है तो वर्क डन नेगेटिव होगा। एंड साइक्लिक प्रोसेस में तो अबव कंडीशन सेम एप्लीकेबल है। एंड इन सारी बातों के ऊपर से फिर अपन नेक्स्ट पार्ट के ऊपर आते हैं, कंक्लूजन के ऊपर, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। और ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हम देखते हैं कि जितनी अमाउंट ऑफ हीट अपन सप्लाई कर रहे हैं वो यूटिलाइज हो रही है पहले टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एंड देन टू डू वर्क बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। अब यहाँ पे जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी या फिर इंटरनल एनर्जी जो भी अपन रिप्रेजेंट करेंगे दैट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर ओनली। उसके बाद में जो भी वर्क डन होने वाला है वो वॉल्यूम के अकॉर्डिंग होगा, मतलब वॉल्यूम अगर चेंज हो रही है तभी वर्क डन अपन कंसीडर कर सकते हैं। एंड यहाँ पे साइन कन्वेंशन हमने डिसाइड किया था कि इफ हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम एंड देन इट इज टेकन टू बी पॉजिटिव। हीट अगर सिस्टम से ले रहे हैं, सिस्टम अगर रिजेक्ट कर रहा है तो वो नेगेटिव होगी। देन वहां पे वर्क डन अगर एक्सपांशन हो रहा है मतलब बाय द सिस्टम में तो पॉजिटिव, कॉम्प्रेशन हो रहा है तो नेगेटिव, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इंटरनल एनर्जी पॉजिटिव, इंटरनल एनर्जी नेगेटिव, अगर टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो। उसके बाद में फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने डिस्कस करना शुरू किया था, दैट वाज मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ ए गैस, और उसको अपन लास्ट टॉपिक में इंट्रोड्यूस कर चुके थे, तो फॉर्मूले के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं किया था, लेकिन वन बाय वन हम यहाँ पे देख रहे थे कि यहाँ पे कॉम्प्रेशन होगा तो वहां पे स्पेसिफिक हीट कितनी होगी, अगर अपन उसको हीट करेंगे, एक्सपेंशन के लिए अलाउ करेंगे तो हीट कितनी होगी,
देन अगर एक्सपांशन होगा और हीट भी फ्लो करेंगे तो कितनी होगी। एंड ये सारे एग्जांपल से हमें कंक्लूजन मिला था कि गैसेस की केस में जो स्पेसिफिक हीट है वो फिक्स नहीं होती है, वो डिपेंड करती है कंडीशन के ऊपर, किस कंडीशन में हम गैस को ट्रीट कर रहे हैं। तो ये वैरी करेगी फ्रॉम माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ इंफिनिटी। और यहाँ पे फिर हमने स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस को इसको अप्लाई किया था। फिर वहाँ पे वेरियस फॉर्मूले जो आपने अभी अच्छी तरह से लर्न करके नोट्स भी सेंड किए और रिकॉर्डिंग करके मुझे सेंड भी कर दिए। तो यहाँ पे वेरियस फॉर्मूले की लिस्ट हमने दिखी थी, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इंट्रोड्यूस किया था, मिक्सचर ऑफ गैसेस में क्या क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना है, गामा का कैसे यूज होता है, ये बातें अपन डिस्कस कर चुके थे। एंड एट द एंड हमने डिस्कस किया था स्पेसिफिक हीट फॉर सॉलिड एंड वाटर। ठीक है, फिक्स कांस्टेंट है वो हमें डिस्कस करना था। तो अभी जो कंटेंट अपन पढ़ने वाले हैं दैट इज मोस्ट सिंपल कंटेंट फ्रॉम द थर्मोडायनामिक्स, दैट इज थर्मोडायनामिक प्रोसेसेस। मतलब जिस प्रोसेस के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं वही थोड़ा सा डिटेल में इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन, इन टर्म्स ऑफ ग्राफ्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सो डिस्कशन शुरू करते हैं फ्रॉम एकदम सिंपल प्रोसेस दैट इज आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस, और ये आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में V कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, उस प्रोसेस को बोला जाता है एज ए आइसोकोरिक प्रोसेस। तो अगर वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है तो प्रोसेस का इक्वेशन बनेगा P/T विल रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि कोई भी अननोन वेरिएबल अगर हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो हम P1/T1 इक्वल्स टू P2/T2 इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। वही पहले वाली कंडीशन, अगर वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही है तो आइसोकोरिक प्रोसेस में हर बार होने वाला जो भी वर्क डन होगा दैट विल बी जीरो। सो DW विल बी जीरो इन केस ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। उसके बाद में अगर इंटरनल एनर्जी यहाँ पे चेंज हो रही है तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द रिलेशन du इज इक्वल्स टू n इंटू cv इंटू डेल्टा टी। मतलब ये पहले वाली फॉर्मूले बस इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कैसे अप्लाई होते हैं इसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद में यहाँ पे हम अगर इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, FLOAT मतलब फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो उस लॉ को अप्लाई करने के बाद जो कंडीशन हमें मिलती है उसमें तो DW अगर जीरो है तो हीट सप्लाई विल गेट कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू इंटरनल एनर्जी। तो इसकी इंटरनल एनर्जी एंड हीट सप्लाइड दोनों भी बनेगी n इंटू CV इंटू डेल्टा इंटू टी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलेटेड टू आइसोकोरिक प्रोसेस। अगर यहाँ पे ग्राफ्स की बात करेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस में, तो जो ग्राफ्स होते हैं रिलेटेड टू आइसोकोरिक प्रोसेस, अगर अपन प्रेशर अगेंस्ट वॉल्यूम इसको अगर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमें मालूम है वॉल्यूम चेंज ही नहीं हो रही है तो हमें पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू द प्रेशर एक्सिस। उसी तरह से अगर अपन यहाँ पे प्रेशर वर्सेस T इनका ग्राफ प्लॉट करेंगे, इसके लिए ऊपर ही हमने रिलेशन देखा था कि P/T कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो ग्राफ मिलेगा दैट विल बी द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन जिसका स्लोप कंटिन्यूअसली कांस्टेंट रहेगा। सेम पार्ट अगर अपन ग्राफिकली प्लॉट करेंगे जहाँ पे वॉल्यूम को प्लॉट किया गया है अगेंस्ट टेम्परेचर, तो यहाँ पे हमें फिर से वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ टेम्परेचर वेरी होगा। तो इस तरह के ग्राफ हमें आइसोकोरिक प्रोसेस से रिलेटेड मिलते हैं। मतलब कितनी सिंपल कंसेप्ट है देखो, आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम कांस्टेंट होगी, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो P/T कांस्टेंट होगा, P/T कांस्टेंट है तो वहां पे वर्क डन जीरो होगा। अगर वर्क डन जीरो हो गया तो जितनी हीट अपन सप्लाई कर रहे हैं दैट टोटल अमाउंट ऑफ हीट विल गेट कन्वर्टेड इनटू इंक्रीजिंग इंटरनल एनर्जी। तो जो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के लिए रिलेशन था NCV डेल्टा टी वही हीट सप्लाई के लिए हो जाएगा। एंड यहाँ पे आइसोकोरिक रिलेटेड ये ग्राफ अपन प्लॉट कर सकते हैं। तो हो गया, बस इतना ही है आइसोकोरिक प्रोसेस में। तो आइसोकोरिक प्रोसेस की जैसी बातें हमने डिस्कस की थी सिमिलर बातें हम डिस्कस करेंगे अबाउट आइसोबारिक या फिर आइसोबैरिक प्रोसेस। अब ये जो आइसोबैरिक प्रोसेस होती है तो यहाँ पे कंडीशन होगी कि आपका जो गैस का प्रेशर होगा इट विल रिमेन्स कांस्टेंट। अपन प्रेशर को यहाँ पे कांस्टेंट रखेंगे एंड अगर प्रेशर कांस्टेंट हो गया तो वहां पे V/T विल बिकम कांस्टेंट। ये इक्वेशन ऑफ स्टेट हो गया फॉर द गिवन प्रोसेस दैट इज आइसोबैरिक प्रोसेस। आइसोबैरिक प्रोसेस में क्या होता है V/T विल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर अगेन जैसे आइसोकोरिक के लिए बातें डिस्कस की थी वही बातें यहाँ पे आएगी। फिर यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम चेंज होती है, इसलिए हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए फिर से
वर्क डन इज गिवन बाय P इंटू dV, ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। बट यहाँ पे W इज इक्वल्स टू PdV को अकॉर्डिंग टू PV इक्वल्स टू NRT हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू NRDT। dt का मतलब चेंज इन टेम्परेचर, dV का मतलब चेंज इन वॉल्यूम। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए डेटा अगर वॉल्यूम के टर्म में दिया है तो हम वहाँ पे PdV यूज करेंगे, अगर डेटा इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर के वेरिएशन में दिया है तो वहाँ पे NR डेल्टा T या फिर DT इसको अपन यूज कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, तो ये चेंज इन इंटरनल एनर्जी जो है इन केस ऑफ आइसोबैरिक प्रोसेस, ये फिर से होगी du, बस यहाँ पे n जो Cv था उसको रिप्लेस करना पड़ेगा हमें हीट सप्लाई करते टाइम, लेकिन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी के टाइम हम Cv को Cv रखने वाले। इन ब्रैकेट कौन आएगा, ये डेल्टा इंटू टी, बस यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। प्रेशर कांस्टेंट है लेकिन फिर भी इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी जो अपन कंसिडर करते हैं, तो इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी सिर्फ और सिर्फ तब होती है जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, इसलिए मैं डी के एक्सप्रेशन में इसको Cv का Cv रख रहा हूँ। लेकिन जो हीट अपन सप्लाई कर रहे हैं, तो हीट सप्लाई करते टाइम हम वहां पे प्रेशर को कांस्टेंट रख रहे थे, हीट सप्लाइड। तो उस केस में अगर अपन dq को लेंगे तो dq में जो है n इंटू जो c आ रहा है उसको बस अपन Cp कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इस प्रोसेस में यही एक कंफ्यूजिंग पार्ट होता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। एक NCV डेल्टा टी है एंड दूसरा NCP डेल्टा टी है। तो इसका फिर हम एप्लीकेशन देखेंगे इन FLOT, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो वहां पे हमें मालूम है dq जो है वो बनेगा du प्लस dw। तो अब सारी इक्वेशन अगर यहाँ पे पुट करेंगे तो NCP डेल्टा टी विल बिकम इक्वल्स टू NCV डेल्टा टी प्लस ये जो वर्क डन यहाँ पे आ रहा है dw दैट इज गिवन बाय NR डेल्टा टी। तो यहाँ पे थ्रू आउट अगर n एन डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन में हमें क्या मिलने वाला है, देखो n गया, डेल्टा टी गया, तो यहाँ पे Cp माइनस Cv इक्वल्स टू बन गया R। ये इंपॉर्टेंट रिलेशन हम पहले भी बहुत बार देख चुके हैं कि अगर हमें एक टाइप की स्पेसिफिक हीट गिवन है तो उसके अकॉर्डिंग हम दूसरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इंटरनल एनर्जी, देन हीट सप्लाइड एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स रिलेटेड बातें हमने देख ली है। अब इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आएगा दैट विल बी रिलेटेड विद ग्राफ्स। तो हमें इस प्रोसेस में जो आइसोबैरिक प्रोसेस की अपन बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें ग्राफ की भी बात करनी है। तो यहाँ पे जो ग्राफ आते हैं तो बेसिकली अपन उसको रिप्रेजेंट करेंगे P वर्सेस V में। तो यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है तो ये प्रेशर चेंज नहीं होगा, मतलब वॉल्यूम एक्सिस को पैरेलल ये स्ट्रेट लाइन हमें मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर सेम ग्राफ हमें ड्रॉ करना है डिफरेंट फॉर्म में, तो यहाँ पे अगर अपन 1/v अगेंस्ट t इसका ग्राफ अगर प्लॉट करेंगे तो यहाँ पे हमें इस तरह का पैराबोलिक पाथ का ग्राफ मिलेगा। या फिर हम अगर इसको v अगेंस्ट 1/t प्लॉट करेंगे तो फिर से सेम नेचर का ग्राफ हमें यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन अगर हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं जिसमें हम v/t वर्सेस t इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो यहाँ पे भी अगेन टेम्परेचर एक्सिस को पैरेलल स्ट्रेट लाइन मिलेगी, क्योंकि ये v/t जो है वो कांस्टेंट होता है जिसको अपन प्रेशर बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के नेचर के ग्राफ हमें मिलते हैं यहाँ पे आइसोबैरिक प्रोसेस में। तो ये हो गई आपकी आइसोथर्मल प्रोसेस, उसके बाद में आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आपको क्या करना है, अगेन 10 मिनट ब्रेक विज देयर। सो इस 10 मिनट में आप ये दोनों प्रोसेस के सारे फॉर्मूला सारे ग्राफ प्रिपेयर करेंगे एंड मॉड्यूल में जितने सॉल्व क्वेश्चन दिए 3-4 दिए उसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 10 मिनट के बाद अगेन कंटिन्यू कर रहे हैं क्योंकि आगे जो प्रोसेस आ रही है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। दोनों में से एक पार्ट के ऊपर कंफर्म क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। चलो तो शुरू हो जाओ, 12:16 हो गए। विल मीट अगेन 12:26 को, ओके। सो आइसोकोरिक एंड आइसोबैरिक प्रोसेस पढ़ने के बाद अब हम वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस का डिस्कशन शुरू कर रहे हैं, दैट इज आइसोथर्मल प्रोसेस। अब इसका इंट्रोडक्शन अपन पहले ले चुके हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस है, इसका मतलब इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में
जो टेम्परेचर रहने वाला है इट विल रिमेन्स सेम, यानी हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टी जो है वो कांस्टेंट रहेगा। एंड अगर टी कांस्टेंट है तो उसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर यानी dt ये बनेगा 0। तो आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं होगा। अगर टेम्परेचर में वेरिएशन नहीं हो रहा है इसका मतलब वहां पे इंटरनल एनर्जी भी वेरी नहीं होगी और इक्वेशन ऑफ स्टेट हमें मिलेगा which is PV is equals to constant। PV is equals to constant, ये बन गया यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है, देखो सिस्टम अगर किसी भी पर्टिकुलर इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे जा रही है तो अननोन वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो हम वहाँ पे T1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 ये इक्वेशन यूज करके अननोन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे मैं लेके आ रहा हूँ कि अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है तो नेचर में प्रैक्टिकली अगर ऐसी कंडीशन हो रही है तो प्रैक्टिकली आइसोथर्मल प्रोसेस शुड बी वेरी स्लो। अब ये क्यों स्लो होनी चाहिए, इसका रीजन क्या है, देखो एकदम सिंपल सा रीजन है कि इस टाइप की प्रोसेस में जो हीट का जो एक्सचेंज होने वाला है विद सराउंडिंग वो अगर हो गया मतलब गैस से सिस्टम है और उसकी अगर हीट बढ़ गई तो इंस्टेंटली अगर उसने सराउंडिंग को पूरी लॉस कर दी तो उस केस में टेम्परेचर बढ़ने की पॉसिबिलिटी नहीं होती है। इसलिए इस प्रोसेस को हमें एकदम स्लो रखना पड़ता है कि वहां पे जो सिस्टम है सो दैट देयर इज system should get sufficient time for heat exchange। सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने के लिए उसको वहां पे सफिशिएंट टाइम मिलना चाहिए। ठीक है, अब और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखेंगे अपन, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी इन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसे मैंने अभी बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी अपन कंपल्सरी कंसीडर करते हैं इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, लेकिन अगर यहाँ पे टेम्परेचर में वेरिएशन होने वाला ही नहीं है तो जो du होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट इज n इंटू सी वी इंटू डी टी, उसमें अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है इसका मतलब dt तो 0 हो जाएगा। एंड अगर dt 0 हो गया तो यहाँ पे जो इंक्रीज या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो 0 होती है। तो आपको याद रखना है आइसोथर्मल। सर आवाज नाही येते। सर आवाज नहीं येते। आवाज नहीं आ रही है? नो सर। कब से? 3 मिनिट झाले सर। du इक्वल्स टू 0 पासून पुढे। लेकिन उससे पहले तो आ रही थी ना। हो सर। एक दो मिनट। हाँ? तो कहाँ तक आ गए थे अपन? हाँ, इंटीग्रेशन ना। अब आ रही है आवाज? यस सर। ओके,
ओके, बस स्क्रीन नहीं दिख रहा है। नो सर। नो सर। Recording in progress. ओके, अभी क्लियर स्क्रीन? नहीं सर। दिसत नाही। स्क्रीन नहीं दिख रही है अभी भी? कुछ भी आता नहीं दिख रहा है? दिसते। ओके, ठीक है, डन। तो अब बेसिकली हम यहाँ पे बोल रहे थे कि ये जो P इक्वल्स टू K बाई V है, मुझे इस ऊपर वाली इक्वेशन में पुट करना है, लेकिन आपकी आवाज गई थी तब, है ना? ठीक है, चलो। सो यहाँ से फिर से स्टार्ट करते हैं। ये डी इक्वल टू 0 तो हो गया था ना? हाँ सर। चलो, तो नेक्स्ट पॉइंट हमें यहाँ पे वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। तो जैसे अपन आइसोकोरिक में भी, आइसोबैरिक में भी डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह से अगर हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, सो इट इज गिवन बाय होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम V1 टू V2 ऑफ P इंटू DV। वर्क डन का जो बेसिक फॉर्मूला था वही अपन यहाँ पे यूज कर रहे हैं। बट आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो हमने देखा है कि आइसोथर्मल प्रोसेस में प्रोडक्ट ऑफ PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट होता है। एंड ये जो कांस्टेंट है हमें मालूम है कि ये होता है NRT। बस थोड़ी देर के लिए हम इस कांस्टेंट को K बोल रहे हैं। तो अगर ये PV इक्वल्स टू K आ रहा है तो मैं P को रिप्लेस कर सकता हूँ बाय K बाई V। अगर P को अपन K बाई V से रिप्लेस कर रहे हैं और वो अगर इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमें वर्क डन के लिए एक्सप्रेशन मिलेगा V1 टू V2। P का मतलब K बाई V है, K को मैं बाहर लिख देता हूँ, तो ये बनेगा DV बाई V। तो अब यहाँ पे देखो, इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x जो होता है उसका फॉर्मूला होता है नेचुरल लॉग ऑफ x। लॉग ऑफ x, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉग ऑफ x। उसके अकॉर्डिंग इसका सिंप्लीफिकेशन अगर अपन करेंगे तो यहाँ पे जो वर्क डन आ रहा है दैट विल बी के वैसे की वैसे रहेगा। बस ये लॉग ऑफ v जो होगा इसकी लिमिट्स हमें दी है फ्रॉम V1 टू V2। एंड अगर इस लिमिट्स को अपन पुट करेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बनेगा k इन ब्रैकेट लॉग ऑफ V2 माइनस लॉग ऑफ V1। नेचुरल लॉग इसलिए मैं ln लिख रहा हूँ। एंड लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n क्या होता है, जिनको मालूम नहीं है उनके लिए, ये log ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n होता है log ऑफ m बाय n। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे वर्क डन मिलेगा k इंटू नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1। तो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस। बट यहाँ पे k को हमने पहले बोला है कि वो nRT है, तो इसी वर्क डन को मैं nRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1 इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। Oh no. तो यहाँ पे वर्क डन इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस हमें मिल गया NRT नेचुरल लॉग ऑफ V2 बाय V1। बट जैसे कि हम ऊपर ही डिस्कस कर चुके हैं कि P1 V1 इक्वल्स टू होता है P2 V2, तो मैं यहाँ पे V2 बाय V1 को रिप्लेस करके P1 बाय P2 भी लिख सकता हूँ। सेम डेटा अगर ऊपर की इक्वेशन में पुट करेंगे तो वर्क डन के लिए इक्वेशन मिलेगा NRT नेचुरल लॉग ऑफ P1 बाय P2। एंड अगर हमें इससे रिलेटेड क्वेश्चंस न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो हमें करना क्या पड़ता है, यहाँ पे जो लॉग बुक में हमें वैल्यूज दी जाती है वो log टू द बेस 10 होता है। तो उसको कन्वर्ट करने के लिए बस यहाँ पे 2.303 NRT log टू द बेस ये E होगा E ऑफ V2 बाय V1। एंड सेम पार्ट अपन अप्लाई कर सकते हैं फॉर P1 बाय P2। सो ये बन गया एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन द प्रोसेस। कौन सी प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। अब बाकी बातें सिमिलर रहेगी, वर्क डन आ गया, इंटरनल एनर्जी की बात हो गई। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस प्रोसेस में अप्लाई करेंगे। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इस प्रोसेस में अगर अप्लाई करना है तो उसका एक्सप्रेशन होता है dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw। अब यहाँ पे इनकी जो वैल्यू है
यहाँ पे हमने जो हीट सप्लाई की थी तो वो प्रॉपर मतलब यूटिलाइज होने वाली है टू डू वर्क ओनली, बिकॉज वहां पे डी जो है इंटरनल एनर्जी का चेंज वो 0 हो रहा है, यानी जितनी हीट देंगे वो पूरी की पूरी हीट यूटिलाइज होने वाली है सिस्टम का सराउंडिंग के ऊपर वर्क करने के लिए। इसलिए यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में dq बनेगा इज इक्वल्स टू dw। तो यहाँ पे अगर पहले भी अपन ये बातें देख चुके हैं कि अगर एक्सपांशन हो रहा है तो इसका मतलब सराउंडिंग के ऊपर सिस्टम वर्क करती है, तो वहां पे जो वर्क डन होता है वो पॉजिटिव होता है। एंड अगर वर्क डन पॉजिटिव हुआ तो हमें हीट को सराउंड मतलब सिस्टम को सप्लाई करना पड़ेगा, दैट्स व्हाई dq विल बिकम ग्रेटर देन 0। लेकिन यहाँ पे आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर कॉम्प्रेशन हो रहा है तो इस कॉम्प्रेशन वाली केस में प्रोसेस में वर्क डन सिस्टम के ऊपर होता है तो dw लेस देन 0 होगा, यानी कि सिस्टम जो है वो हीट को रिजेक्ट करेगी, लिबरेट करेगी, छोड़ देगी। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। मतलब इन सारी प्रोसेस में नया कुछ भी पार्ट अपन नहीं पढ़ रहे, पहले जो पढ़ चुके हैं बस एक स्पेसिफिक कंडीशन में इसको अप्लाई कर रहे हैं। अब स्पेसिफिक हीट ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस कैलकुलेट करनी है तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है C = 1/n × dq/dt। लेकिन प्रोसेस अगर आइसोथर्मल है यानी वहां पे चेंज इन टेम्परेचर जो है dt वो 0 है, इसका मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है आइसोथर्मल प्रोसेस में इंफिनिटी बनती है, बिकॉज 1/0 इज इंफिनिटी एंड इंफिनिटी इनटू एनीथिंग इज इंफिनिटी। देन अगर अपन यहाँ पे पीवी ग्राफ लेंगे तो यहाँ पे जो पीवी ग्राफ का स्लोप होता है उसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे हमें dp/dv ये स्लोप का एक्सप्रेशन मिलता है विच इज -p × p। और यहाँ पे आपको बस ये v = -p/v को थोड़ा सा रीअरेंज करके बल्क मॉडुलस हमें यहाँ पे लेके आना है। तो हम क्या करेंगे, बस ये जो v था ये इस साइड में लेके आएंगे तो एक्सप्रेशन बनेगा dp/dv/v = p, ये माइनस है। अभी डिनोमिनेटर में क्यों, एक्चुअल में ये मल्टीप्लाई होता है dp के साथ, लेकिन मैंने dv के डिनोमिनेटर में लेके आ गया तो वन एट द सेम, वो दोनों की मीनिंग सेम होती है। तो अगर दोनों साइड को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो p = हमें मिल गया dp/dv/v, जो एक्सप्रेशन होता है फॉर बल्क मॉडुलस। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि बल्क मॉडुलस b बोलो या फिर k बोलो इज इक्वल्स टू होता है p। तो यहाँ पे अपन लिख सकते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस बल्क मॉडुलस जो है यानी कि k ये इक्वल्स टू होता है p। इसके सेम एप्लीकेशन हम वेव्स में भी देखने वाले हैं, जहाँ पे लैप्लस एंड न्यूटन इन दोनों की थ्योरी आएगी। न्यूटन ने एक प्रोसेस को आइसोथर्मल कंसीडर किया था तो उसकी जो साउंड की स्पीड है वो प्रैक्टिकल मेजर्ड साउंड की स्पीड से मैच नहीं कर रही थी, फिर उसमें करेक्शन करके लैप्लस छोटा सा करेक्शन लेके आ गया था, उसको एडियाबेटिक बोला था, तो वहां पे स्पीड जो है वो एग्जैक्ट आ गई थी। वो वेव्स में हम देखेंगे तो ये पॉइंट हमें वहां पे यूज होने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से बल्क मॉडुलस मिल गया। तो हमें मालूम है कि कॉम्प्रेसिबिलिटी जो होती है वो होती है रेसिप्रोकल ऑफ बल्क मॉडुलस, यानी वो बनेगी 1/p इन दिस केस। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है दैट इज रिलेटेड टू ग्राफ ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस। तो कंडीशन क्या है, देखो यहाँ पे हम अगर प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम इनको दो एक्सिस के अलोंग अगर प्लॉट करेंगे तो ये एक दूसरे के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो पैराबोलिक ग्राफ मिलेगा। लेकिन वही ग्राफ को अगर अपन p वर्सेस 1/v लेके आएंगे तो p प्रोपोर्शनल टू 1/v मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बनेगा, तो ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन हो जाएगा। उसी तरह से डिफरेंट फॉर्म में अगर अपन इसको ग्राफिकली प्लॉट करेंगे v वर्सेस 1/p को अगर ग्राफिकली प्लॉट कर रहे हैं तो अगेन वी विल गेट स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। देन उसके बाद में अगर हम pv को एक एक्सिस के ऊपर एंड v को दूसरे एक्सिस के ऊपर प्लॉट करेंगे तो हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मिलेगी पैरेलल टू v एक्सिस। उसी तरह से अगर डिफरेंट फॉर्म के ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे pv वर्सेस p का तो अगेन हमें यहाँ पे स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस मिलेगी। देन अगर और एक ग्राफ अपन ड्रॉ करेंगे दैट विल बी t वर्सेस p का, तो वहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट है इसलिए स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू प्रेशर एक्सिस। एंड एट द एंड अगर अपन t वर्सेस v का भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे देन आल्सो यू विल गेट
द स्ट्रेट लाइन विच इज पैरेलल टू वॉल्यूम एक्सिस। मैं स्टार्ट से बोल रहा हूँ, थर्मल सेक्शन में ग्राफ्स को बहुत ज्यादा सीरियसली लेना है। ये सारे जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ करके दिए, इनकी प्रैक्टिस करके इनका जो नेचर है वो समझ में आ गया नहीं आ गया, लेकिन फिर भी इनको एज इट इज प्रिपेयर करना पड़ेगा, लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर से आइसोथर्मल प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट अगर कुछ है तो उसका स्लोप है, देन वहां पे स्पेसिफिक हीट है, एंड उससे पहले जो हमने कैलकुलेट किया था वो वर्क डन है। अब जो जैसी जैसी प्रोसेस अपन आइसोथर्मल में डिस्कस कर चुके हैं, उसी तरह की सिमिलर प्रोसेस हमें डिस्कस करनी है फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। सारी प्रोसेस में से सबसे इंपॉर्टेंट ये दोनों प्रोसेस है, आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक। तो यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट आएगा, दैट इज एडियाबेटिक प्रोसेस। अब ये एडियाबेटिक प्रोसेस मतलब क्या होता है कि सिस्टम को जो अपन हीट सप्लाई कर रहे हैं, हीट सप्लाइड, और सिस्टम जिसको रिजेक्ट कर रही है उसको अपन बोलेंगे रिजेक्टेड बाय द सिस्टम या फिर टू द सिस्टम, ये जीरो होती है। यानी कि वहां पे हीट का एक्सचेंज हम अलाउ नहीं करते, हीट एक्सचेंज होगी ही नहीं, तो उस प्रोसेस को अपन बोलेंगे एज ए एडियाबेटिक प्रोसेस। तो सीधी सीधी बातें हमें मालूम हो गया, आगे का पार्ट इमेजिन कर सकते हो आप। अगर अपन हीट को सप्लाई नहीं कर रहे, इसका मतलब वहां पे dq तो जीरो बनने वाला है। अगर dq जीरो बन गया तो उसका मतलब जो वर्क डन होगा वो सिर्फ और सिर्फ बॉडी के इंटरनल एनर्जी को यूटिलाइज करके होगा, या फिर जो इंटरनल एनर्जी वेरी होगी वो ड्यू टू वर्क डन होगी, ठीक है। एंड इसको अगर इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि हीट एक्सचेंज अगर जीरो है तो यहाँ पे dq विल बिकम जीरो, एंड dq अगर जीरो बन गया तो हम लिख सकते हैं कि du इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ dw। यानी अगर वहां पे इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है तो वर्क डन सिस्टम पे करना पड़ेगा, या फिर dw इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ du। यानी वहां पे अगर वर्क डन हो रहा है तो उसकी वजह से सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होने वाला है, क्योंकि वहां पे एक्सटर्नली तो अपन हीट सप्लाई कर नहीं सकते। तो वहां पे जो कुछ भी चेंज ऑकर होंगे वो एक तो एक्सपेंशन से होंगे, नहीं तो कॉम्प्रेशन से होंगे। अब इस प्रोसेस रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है इक्वेशन ऑफ स्टेट। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्टेट होता है दैट इज P इंटू वी रेज टू गामा इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। यहाँ पे P भी कॉन्स्टेंट नहीं है, P इंटू वी रेज टू गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट है। अब ये गामा यहाँ पे रिक्वायर्ड था, इसलिए हम इसको पहले ही इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, और इस गामा को बोला जाता है एज ए एडियाबेटिक कांस्टेंट, और ये गामा होता है इक्वल्स टू Cp अपॉन Cv, एडियाबेटिक कांस्टेंट व्हिच इज गिवन बाय गामा इक्वल्स टू Cp बाय Cv। तो ये गामा बस हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करते हैं। फिर से अगर ये Pv इक्वल्स टू गामा है, इसमें अगर अपन Pv इक्वल्स टू nRT इस इक्वेशन में अप्लाई करेंगे वेरियस केसेस में, तो हमें कुछ रिलेशन मिलते हैं जिनको आप लर्न करेंगे। पहले आएगा T इंटू वी रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, मतलब प्रेशर को रिप्लेस करके अगर टेम्परेचर के फॉर्म में डेटा दिया है तो। उसी तरह से P रेज टू 1 इंटू गामा T रेज टू गामा ये होता है कांस्टेंट। मतलब अगर रिलेशन हमें टेम्परेचर एंड वॉल्यूम का दिया तो ये इक्वेशन यूज होगा, रिलेशन हमें अगर प्रेशर एंड टेम्परेचर का दिया है तो ये रिलेशन अपन वहां पे यूज करेंगे। उसके बाद में अगर आपको डेंसिटी के टर्म में डेटा दिया जा रहा है तो डेंसिटी रेज टू 1 माइनस गामा इंटू टी, ये कांस्टेंट बनेगा। मतलब एक बार गामा दे दिया तो उसमें जो भी अननोन एंड गिवन टर्म है उसके अकॉर्डिंग अपन रिक्वायर्ड क्वांटिटीज को कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड P इंटू डेंसिटी रेज टू माइनस ऑफ गामा ये भी कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह के PV रेज टू गामा इक्वल टू कांस्टेंट के ऊपर से हम ये 1 2 3 4 रिलेशन फाइंड करते हैं, जिनको हमें वेरियस कंडीशन में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यूटिलाइज करना पड़ता है, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस एडियाबेटिक है, यानी कि हीट फ्लो अगर नहीं हो रहा है, तो वहां पे PV अपॉन T ये तीनों भी वेरिएबल्स में चेंज ऑकर होने वाला है। प्रेशर भी चेंज होगा, वॉल्यूम भी चेंज होगी, टेम्परेचर भी चेंज होगा, एंड यहाँ पे कंडीशन बनेगी PV अपॉन T इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी P1 V1 अपॉन T1 बिकम्स इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। ये किसके लिए एप्लीकेबल है? ओनली फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, जिसमें हीट का एक्सचेंज हम अलाउ नहीं कर रहे। अब यहाँ पे जैसे आइसोथर्मल के लिए हमने कंडीशन लिखी थी कि प्रोसेस जो है वो प्रैक्टिकली एक्सट्रीमली स्लो चाहिए,
उसी तरह से यहाँ पे जो एडियाबेटिक प्रोसेस है इट शुड बी वेरी फास्ट, इतनी फास्ट होनी चाहिए कि सिस्टम को सराउंडिंग के साथ हीट एक्सचेंज करने के लिए टाइम ही नहीं मिलना चाहिए। तब क्या होगा, सिस्टम की जो हीट है सिस्टम में ही रहेगी। ठीक है, तो इस तरह की कंडीशन यहाँ पे मेंटेन करनी पड़ती है। देन नेक्स्ट पॉइंट आएगा, दैट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, अब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटरनल एनर्जी होती है इट इज गिवन बाय n इंटू सी वी इंटू डी टी। तो जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज ऑकर होने वाला है वो कंपलसरी एक तो अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर होगा या फिर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है उसको अगर कैलकुलेट करना है तो एक छोटा सा एक्सप्रेशन यहाँ पे यूज करेंगे कि u बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। छोटी सी प्रोसेस के लिए अगर कंसिडर करेंगे तो ये बनेगा इंटीग्रेशन ऑफ n इंटू सी वी इंटू डी टी, वेयर डी टी इज द स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। एंड अगर हमें पूरी प्रोसेस में फाइंड करना है तो हमें प्रोसेस को T1 से लेके T2 तक ऑब्जर्व करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे जो सेम एक्सप्रेशन है वहां पे हम लिख सकते हैं कि जो n इंटू सी वी इंटू T2 माइनस T1 है। ठीक है, बस यहाँ पे dt का इंटीग्रेशन T आएगा, ये इंक्रीज इन या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी का एक्सप्रेशन हमें मिल गया। ठीक है, जो अपन पहले से यूज कर रहे थे। अब यहाँ पे कंडीशन क्या है देखो, कि बेसिकली हम गामा का एंड सीवी का रिलेशन देख चुके हैं। उसके अकॉर्डिंग अगर मुझे डी चाहिए तो डेटा अगर सीवी के टर्म में दिया है तो अपन डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन यूज कर सकते हैं, लेकिन डेटा अगर आपको इन टर्म्स ऑफ गामा दिया है तो हमें यहाँ पे ये एन रिप्लेस करना पड़ेगा आर अपॉन गामा माइनस 1 से। सीवी इक्वल्स टू आर अपॉन गामा माइनस 1, ये एक्सप्रेशन अपन पहले देख चुके हैं। तो यहाँ पे ये डी यू को अगर सीवी को अगर आर अपॉन गामा माइनस 1 से रिप्लेस करेंगे तो डी यू बनेगा एन आर अपॉन गामा माइनस 1 इंटू टी टू माइनस टी वन। ये यहाँ पे इंक्रीज या फिर चेंज इन इंटरनल एनर्जी के लिए एक्सप्रेशन मिलता है। फिर से लिखता हूँ, डी यू इज इक्वल्स टू एन आर डेल्टा टी मतलब टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। दिस विल बी द एक्सप्रेशन फॉर change in internal energy of the system in adiabatic process। अब ये adiabatic process की change in internal energy आ गई। अब यहाँ पे हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई कर दिया तो एक्सप्रेशन क्या होता है उसका, dq इज इक्वल्स टू du प्लस dw होता है। लेकिन यहाँ पे अपन हीट सप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब dq जो है वो 0 बनेगा। इसका मतलब जो भी वर्क डन रहेगा इस प्रोसेस में वो माइनस ऑफ डी यू रहेगा। लेकिन हम डी यू को पहले कैलकुलेट कर चुके हैं तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिर से लिख सकते हैं कि अगर वहां पे एक्सपांशन हो रहा है तो एक्सपांशन की प्रोसेस में वर्क डन पॉजिटिव होता है। एंड वर्क डन करने वाला कौन है, सिस्टम। सिस्टम अगर वर्क डन करेगी तो इंटरनल एनर्जी मतलब उसका टेम्परेचर कम होगा, इसलिए डी यू बनेगा लेस देन 0। एंड वही अगर कॉम्प्रेशन होता है तो वहां पे हमें इसको रिवर्स करना पड़ेगा। अगर कॉम्प्रेशन हो गया तो वर्क डन ऑन द सिस्टम में तो निगेटिव होता है, एंड कॉम्प्रेशन की केस में सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ता है मतलब इंटरनल एनर्जी बढ़ती है। दैट्स व्हाई डी यू विल बिकम ग्रेटर देन 0। अब लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा अगेन, दैट विल बी वर्क डन इन adiabatic प्रोसेस। वर्क डन इन adiabatic प्रोसेस, जो एडियाबेटिक प्रोसेस है उसमें होने वाला वर्क डन। यहाँ पे हमें पहले मालूम है कि डी क्यू इज इक्वल्स टू 0 है, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डी यू है। लेकिन डी यू के लिए अपन एक्सप्रेशन पहले ही डिराइव कर चुके हैं, तो उस एक्सप्रेशन में क्या करेंगे, हम सिर्फ उसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या था डी यू का एक्सप्रेशन, एन आर टी टू माइनस टी वन अपॉन गामा माइनस 1, ये बनेगा माइनस ऑफ एन आर टी टू माइनस टी वन डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। तो माइनस को अगर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसके अलग अलग फॉर्म मिलने वाले हैं, मतलब नया कुछ भी नहीं है, वही पुरानी इक्वेशन जो डिराइव कर चुके हैं उनको अपन सिंप्लीफाई करके यूज करेंगे। तो ये बनेगा एन आर, ब्रैकेट में जाने के बाद T1 पॉजिटिव होगा, T2 निगेटिव हो गया, खत्म। एंड ये बन गया आपका एक्सप्रेशन फॉर, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस में होने वाला वर्क डन। एंड यहाँ पे हम इसको अगर सिंप्लीफाई करना है तो हम पी वी इक्वल्स टू
एनआरटी को भी लेके आ सकते हैं, बट यहाँ पे प्रेशर एंड वॉल्यूम दोनों चेंज होते हैं। इसलिए मैं क्या करूंगा, पहले इस एक्सप्रेशन को एनआर को अंदर मल्टीप्लाई करके NRT1 माइनस NRT2 इस फॉर्म में लिखूंगा, डिनोमिनेटर में गामा माइनस 1 एज इट इज है। सिर्फ एनआर को मैंने ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, तो उसके बाद अपन लिख सकते हैं P1V1 इक्वल्स टू NRT1 एंड P2V2 इज इक्वल्स टू NRT2। यानी कि वर्क डन के लिए इन टर्म्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम मुझे रिलेशन मिल रहा है P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1। एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इक्वेशन ये, वर्क डन इन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेसेस। ये दोनों प्रोसेस एंड दोनों प्रोसेस में स्पेशली वहां पे होने वाला वर्क डन, ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज स्पेसिफिक हीट फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस में dq 0 है तो स्पेसिफिक हीट होती है 1/n इंटू dq/dt। अगर dq 0 बन गया तो स्पेसिफिक हीट भी 0 बनेगी, इसलिए एडियाबेटिक में जो भी स्पेसिफिक हीट हम कंसीडर करेंगे वो ऑलवेज 0 रहने वाली है। एंड इसको अगर नेक्स्ट पार्ट में हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप निकालने के लिए जो कंडीशन आइसोथर्मल में थी वही आएगी, बस एडिशन में हमें क्या करना पड़ेगा, गामा लेना पड़ेगा। इसलिए ये जो स्लोप है वो बनेगा गामा टाइम्स ऑफ P/V माइनस का माइनस एज इट इज, और ये स्लोप रहेगा मतलब ये dP/dV रहेगा। यानी कि अगर अपन यहाँ पे बल्क मॉडुलस अगर कैलकुलेट कर रहे हैं पहले जैसे ही, तो बल्क मॉडुलस में क्या होगा, सिर्फ ये K इक्वल्स टू पहले P हुआ करता था, अब P को रिप्लेस करके गामा इंटू P आएगा। यही एक करेक्शन लैपलस ने किया था, वेव्स में मैंने पहले बोला है, हम फिर से देखने वाले हैं कि न्यूटन ने बोला था कि प्रोपागेशन ऑफ साउंड इज ए आइसोथर्मल प्रोसेस, दैट्स व्हाई K इक्वल्स टू P होता है। तो उसको पुट करके जो वैल्यू मिली थी स्पीड ऑफ साउंड की वो 279 मीटर पर सेकंड। एंड उसके बाद में जो है लैपलस ने करेक्शन करके बोला था कि प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक है, प्रोसेस जो है वो एडियाबेटिक है, तो वहां पे जो बल्क मॉडुलस मिलेगा वो गामा इंटू P मिलेगा, तो वहां पे गामा पर गैसेस पुट करके जो स्पीड है वो डिफरेंट मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह से ये आइसोथर्मल के बाद में एडियाबेटिक प्रोसेस होगी। एंड इससे रिलेटेड अगर ग्राफ देखेंगे एट द एंड, तो ग्राफ फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस जो होगा उसका नेचर रहेगा P वर्सेस V। इस तरह से ये वेरिएशंस यहाँ पे आने वाला है। ठीक है, तो ये बन गई आपकी एडियाबेटिक प्रोसेस एंड आइसोथर्मल प्रोसेस, जो मैंने एक्सप्लेन किया था, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस है। ठीक है, अब जो है देखो दो और प्रोसेस बचती है, एक पॉलीट्रोपिक प्रोसेस एंड दूसरी साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, लेकिन उनका और इनका ज्यादा कंसर्न नहीं है, थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट है और एकदम सिंपलेस्ट वन है। वहाँ पे बस ग्राफ की नेचर हमें स्टडी करना है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो यहाँ पे एक्चुअल में जो सिलेबस का टॉपिक का पार्ट बचा है दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, हीट पंप, रेफ्रिजरेटर एंड कार्नोट इंजन। तो ये जो 4 पॉइंट है, अगेन इसको अपन कंटिन्यू करेंगे जब आपका एडियाबेटिक का आइसोथर्मल का प्रिपरेशन सॉल्व क्वेश्चंस हो जाएंगे तब। तो इसके लिए अगेन मैं 1 घंटा आपको दे रहा हूँ, वी विल कंटिन्यू एट 2 PM। ठीक है, 1 बज गया, 2 बजे को हम रिमेनिंग पार्ट फिर से कंटिन्यू करेंगे। सर लेक्चर है 2 ते 5 केमिस्ट्रीचं। ओके, जिनका लेक्चर है ना उनको मैं रिकॉर्डेड सेंड करूंगा। ओके ओके सर। चलिए, क्या है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है ना, तो इसलिए मैं टाइम दे रहा हूँ और उसी टाइम की इसको प्रिपेयर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। ठीक है, पूरा टॉपिक करने के लिए फिर थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। ओके यस सर। चलो, सो करो प्रिपेयर, इसको मिलते फिर 2 बजे ब्रेक के बाद। सर वर्कशीट पण 5च्या नंतर सेंड केलं चालतील ना?